नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पिछले 5-6 महीनों से एक टर्म लगातार न्यूज में देख रहे हैं और वो टर्म आप देख रहे होंगे सर। चाहे वो संसद के भीतर हो सर या संसद के बाहर, हर जगह हमें ये सर देखने को मिल रहे हैं और बिहार चुनाव में इन सर का मामला बहुत देखने को मिला है। तो ये सर मेरी तरह कोई पढ़ाने वाले टीचर नहीं है क्लास में जो आपको पढ़ाते हैं। ये सर का लेना देना है आपके जो मतदाता पत्र है या मतदाता सूची, उससे इन सर का लेना देना है। तो सबसे पहली बात, आपको ये चित्र में एक सर दिख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इनका नाम आपको क्या करना है, बताना है। अब ये सर है क्या चीज, इस चीज को हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो सर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। किस चीज का विशेष गहन पुनरीक्षण? तो जो मतदाता सूची है या इलेक्टोरल रोल है, उस चीज का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की गई है। तो इस किसके द्वारा की गई है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 5 आपको दे के रखी हुई है, उस यूनिट 5 में जो पॉलिटी का टॉपिक है वहां से ये टॉपिक आपका कोरिलेट करता है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि मेंस में पेपर 2 में पार्ट ए के अंतर्गत ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। और यूनिट 8 के साथ में भी आप जो करंट अफेयर की यूनिट है प्रीलिम्स में, वहां पर भी इस टॉपिक को क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में ही ये सर को पढ़ाया जा रहा हूँ, इनका रेलिवेंट है आपके एग्जाम से। इसी वजह से मैं ये आपको टॉपिक क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि ये न्यूज में जो आया है टर्म, ये किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत में होने वाले जो चुनाव सुधार हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म, उससे रिलेटेड ये टॉपिक हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। अब मेन मामला ये आता है बेटा कि सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक सी बात समझेंगे और फिर ये पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण है क्या चीज, तो इस चीज को भी हमें क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। चलिएगा, तो हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के पार्ट नंबर 15 भाग नंबर 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक स्थायी संस्था है, स्वायत्त संस्था है और एक संवैधानिक संस्था है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने वाली संस्था है। तो ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी वजह से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को या 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कहां पर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। योग्यता के बारे में संविधान में सीधे तौर पे कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आपको ये लिखा हुआ है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो 1+2 आज की डेट में आप याद रख लेना कि 1993 के बाद से ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसको क्या रखना, ध्यान रखना। पहले इनिशियल फेज में ये सिंगल मेंबर बॉडी या एक सदस्यीय संस्था हुआ करती थी। अगली बात देखोगे जरा, तो अगली बात ये देखने को मिलेगी कि एक बात और समझ लीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि मैंने ये बता दिया मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका टेन्योर कितना होता है, इस चीज को कमेंट करके आपको बताना है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। इस चीज को आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, हम लोग डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण है क्या ये? तो मतदाता सत्यापन की जो प्रक्रिया है, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोला जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोला जा रहा है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है, किसी खास क्षेत्र की, किसी राज्य की, उस वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। यानी कि उसमें जो बोगस जो वोटर हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं,
या ऐसे वोटर जो अब जो है जिनकी डेथ हो गई। आपने कई बार मीम देखे होंगे कि एक व्यक्ति है वो बार बार वोट डालने इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जो है अम्मा जो गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, वो हर बार वोट डाल के चली जाती हैं, उसे मिल नहीं पाती हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो वास्तविकता में रियलिटी में है नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट कास्ट होते हैं। तो ऐसे फर्जी मतदाता या डुप्लीकेट वोटर या ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में है, या ऐसे मतदाता जो दो दो जगह जो है जिनके नाम वोटर लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए और नए पात्र जो मतदाता हैं, न्यू एलिजिबल जो वोटर हैं, उनके नाम को ऐड करने के लिए इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। अभी हम लोग इस पे फिर से वापस आएंगे। अभी सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिएगा कि एसआईआर क्या है। तो इट्स अ वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस। अंडर दिस प्रोसेस डिलीशन रिमूवल ऑफ बोगस वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स और डेथ जो पर्सनल्स हैं या डेथ वोटर्स हैं, उनका जो है क्या किया जा रहा है, रिमूवल किया जा रहा है। और एडिशन ऑफ न्यू एलिजिबल वोटर्स, कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है इस प्रक्रिया के द्वारा। और फर्जी मतदाता, मृत मतदाता जो हैं, या ऐसे मतदाता जो एक जगह से दूसरी जगह पर रहने लगे हैं, वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया, यहां से अब उनका कटा नहीं है वोटर लिस्ट में नाम, ये हटा नहीं है, तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया निकल के सामने आई है। अब अगली बात ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मतदाता सूची टर्म क्या आया, मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया। यह मतदाता सूची जो है, यह इलेक्टोरल जो रोल होता है, इसे कौन तैयार करता है, यह होती क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझ लेना है। तो मतदाता सूची या इलेक्टोरल रोल क्या होता है कि जैसे मान लो कोई निर्वाचन क्षेत्र है या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 साल या इससे ऊपर के जो भी भारतीय नागरिक हैं, यानी कि जो भी इंडियन सिटीजन किसी स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हैं, जो 18 साल या 18 से वर्ष से ऊपर की आयु है, उनको एक लिस्ट में नाम लिखे जाते हैं। उसी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं मतदाता सूची। तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले पात्र एवं वैध भारतीय नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में जो है शामिल होता है, उन्हें ही हम लोग मतदाता या उसी पूरी लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतदाता सूची। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मतदाता सूची तैयार कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल रूल को प्रिपेयर किया जाता है। 2 आर्टिकल मेनली या एक एक्ट याद रखना है हमारे यहाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में, या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत कुछ धाराएं दी गई, 18-19 जो धाराएं हैं, 18वीं धारा, 19वीं जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अंडर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। यह हमारे संविधान में एक अनुच्छेद देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 325। इस 325 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदान और मतदाता सूची के संबंध में नियम और कानून बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। यह रूल्स और रेगुलेशन को प्रिपेयर करने की, ड्राफ्ट करने की ताकत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 325 आर्टिकल के अंदर दी गई है। इसके अलावा एक आर्टिकल 326 आपको और याद रखना है, इससे हमें वोटिंग का अधिकार मिलता है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मतदान का अधिकार कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 326 में। 326 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार, या राइट टू वोट या वोट देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 326 के अंतर्गत है। और ये अपने आप में कैसा है, मतदान देने का अधिकार एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंदर क्या किया गया, मत देने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। ये तो थे बेसिक बातें। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस से लौटते हैं। मैंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण, ये होता क्या है, तो वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल को जो अपडेट करने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोला जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोला जा रहा है। क्या भारत में एसआईआर पहली बार हो रहा है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, नहीं। 1950 के बाद से अब तक टोटल 8 बार हमारे यहाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो चुका है। 2025 में जो एसआईआर किया जा रहा है, ये 9वीं बार है। तो इससे पहले भारत में कितनी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल हो चुका है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो 8 बार हो चुका है।
अभी 2025 में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का, ये कितनी बार है? 9वीं बार है। इससे पहले कब हुआ था? तो 2002 से 4 के बीच में लास्ट टाइम हुआ था। ये टर्म अभी जुलाई 2025 में आप देखोगे बिहार से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और अभी अक्टूबर के महीने में 12 जगहों पर यानी कि 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन राज्यों में, 9 राज्यों में अगर आप देखोगे, मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाना है। इसके अलावा हमारा हमसे अलग हुआ छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा गोवा और पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये 9 राज्यों में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाना है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। मतलब अभी बिहार के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहां पर करने की घोषणा की गई है? 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। असम राज्य को अभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो है कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि वहां ऑलरेडी एनआरसी का जो प्रोसेस है, जो एनआरसी की प्रक्रिया है वो चल रही है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है, ये 9वीं बार है। इससे पहले 8 बार एसआईआर हो चुका है। लास्ट टाइम कब हुआ था? 2002 से 4 के बीच में हुआ था। अभी जुलाई में ये प्रोसेस बिहार में हमें देखने को मिला, और अक्टूबर में अभी जो घोषणा की गई है 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का किया जाना सुनिश्चित हुआ है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी घोषणा की है। अब आप देखोगे कि होगा क्या इसमें, मैंने पहले ही बता चुका हूं। इसमें होगा रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट एंड डेड वोटर्स, यानी कि या डेथ वोटर्स, कि जो बोगस या फर्जी जो मतदाता हैं या जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। दूसरा, नए मतदाताओं के नाम इसके अंतर्गत क्या किए जाएंगे? जोड़े जाएंगे। कैसे होगा ये पूरा काम? तो जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं या बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, तो बूथ लेवल जो अधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे, लिस्ट को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ये बूथ लेवल अधिकारी, जैसे मान लो कि मैं एक मतदाता हूं अपने क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र जो भी है हमारा, अगर मान लो हमारा पहले से हमारे जो है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है, तो हमारे घर पे ये आदमी आया बीएलओ, तो क्या होगा? वो हमसे हमारा नाम पूछेगा, हमारा एक एपिक नंबर होता है, यानी कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल में हमारा एक यूनिक नंबर दे के रखा होता है, तो वो नंबर हमें बताना होगा। अपने माता पिता का नाम हमसे वो डिटेल पूछेगा। इसके अलावा हमारा जो है मोबाइल नंबर पूछेगा, तो वो चेक कर लेगा, उसके पास लिस्ट में सेम यही है, बस खत्म कहानी। जो पहले से मतदाता हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में, तो उनसे उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, इसके अलावा उनका जो भी वोटर आईडी नंबर है, एपिक नंबर बोला जाता है उसे, एपिक नंबर, वो अपना मिलान करेंगे, इससे अपना काम हो जाएगा जो पहले से है। अगर मान लीजिएगा कोई नया मतदाता है, जैसे मैं अभी बात करूं, तो मेरे घर पे बीएलओ आया, बूथ लेवल ऑफिसर आया, अब मान लो मैं पहली बार नहीं मिला उससे, या मैं कोई काम से बाहर गया था, मेरे रिश्तेदारी में शादी थी, या मैं कहीं पेपर देने चला गया, कहीं दूसरा कोई फंक्शन अटेंड करने चला गया, तो ऐसा नहीं कि एक बार आएगा घंटी बजा के चला जाएगा, 3 बार कम से कम आएंगे। हर घर पे जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो कम से कम 3 बार आएगा। जिन लोगों का पहले से वोट रजिस्टर्ड है, वैसे लोगों को बस अपना नंबर बताना है, वो अपनी लिस्ट में चेक कर लेंगे, राइट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिएगा जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन लोगों के लिए क्या होगा? तो उन्हें क्या करने होंगे? नए मतदाता सूची में, अगर आपको नए मतदाता है सूची में नाम जुड़वाना है, तो आपको सिटीजनशिप का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, या आपका जो है राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, या मान लीजिएगा डाकघर में आपका कोई खाता है, बैंक में कोई खाता है। तो 12 तरह के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को मान्य किया जा रहा है, जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है? अपना नाम जुड़वा सकते हो। लेकिन वो क्या होना चाहिए? नागरिकता संबंधी दस्तावेज ही होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड जैसे अगर आप देखोगे तो उसे नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना गया है। तो मतलब सीधा सा सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताया जाए, एसआईआर है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक संचालित की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची को क्या किया जा रहा है? अपडेट किया जा रहा है।
जो फर्जी मतदाता हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं या डेथ वोटर्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और नए एलिजिबल जो वोटर हैं उनके नाम क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, भारत में 8 बार इससे पहले ऐसा हो चुका है, 9वीं बार ऐसा हो रहा है, और मध्य प्रदेश में भी ये प्रक्रिया होने वाली है। अभी आप देखोगे दिसंबर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। दूसरी बात देखोगे कि इसमें होगा क्या कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो घर घर जा करके जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया कौन से कानून के अंतर्गत की जा रही है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326। ये दो आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं ऐसा करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि वो टाइम टू टाइम मतदाता सूची को अद्यतन या अपडेट कर सकता है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हालांकि इस चीज से रिलेटेड जो विवाद है, यह सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया कि इरादतन या जानबूझ करके एक बड़ी लिस्ट में जो है या बड़े मात्रा में जो है मतदाताओं को हटा दिया गया। तो खास तौर पे उद्देश्य जो है इस प्रोसेस का अच्छा है, मंशा अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी मंशा के अनुरूप अगर किया जाए, या ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्टोरल रोल में जो बदलाव होने वाली, उसमें जमीनी स्तर पर अगर पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ अगर काम किया जाए तो ये हमारे देश के लिए या हमारे पूरे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए इससे अच्छा माना जाना चाहिए। और इसमें कोई समस्या नहीं है, बस जमीनी स्तर पे इसको सही तरीके से कि आप 3 बार कम से कम बीएलओ जो आएगा वो चेक करेगा, और ये सब काम वो जो बैलेट हैं उन लोगों के नाम जो है जोड़े जाएंगे, और किसी का मतलब गलत तरीके से नाम नहीं हटाया जाएगा मतदाता सूची से। तो इस प्रोसेस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसा इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है या इस पूरे प्रोसेस को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो जरूर ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ सकती है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।